क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन फिजिक्स क्लास 11th, और उसमें हम लोगों ने सभी चैप्टर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लास्ट के जो सेक्शन में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग करा रहे हैं, और अच्छे सवाल है। तो मैं ये सवाल एक लिखा है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे सवाल है, उनको मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सवाल है, मैं लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, और फिर मैं करके दिखाता हूँ। क्या है, क्या दे रखा है ये? 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? बोला गया कि एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, तीनों को एक इंक्लाइन प्लेन से रोल कराते हैं। ये रोल करते हुए जाते हैं, तो तीनों का जो मास है सेम है, मास तीनों का रेडियाई जो सेम है, और तीनों पहले जो है रेस्ट में रहते हैं, और रेस्ट से जब रोल करके नीचे तक जाते हैं तो उनको जो नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी वेलोसिटी होगी ये बताना है। ठीक है, तीनों में से किसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी जब वो नीचे पहुंचेंगे, तो इंक्लाइन प्लेन की कितनी बात। ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ इसका, पहले थोड़ा फिगर देखते समझते, फिर उसके बाद समझ में आएगा कैसे करना क्या करना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉडी जो ना ये रोल करते हुए आ रहा है हमारा, ये इस तरह से रोल करते 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 इसकी वेलोसिटी यहाँ से आने के बाद यहाँ किसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हुई ये बताना है।
यहाँ पे क्या बताया कि जब यहाँ से ये रोल करेगा बॉडी तो इतना हाइट, यानी ये जो हाइट है इतना हाइट ग्राउंड की तरफ आएगा। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था वही इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये और बात है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो दोनों तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगा, दोनों मिला के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको करके दिखाते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसको। ठीक है, क्या बताया? सपोज अ मास एम रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जब ऊपर से आएगा तो फ्रिक्शन होगा, जाहिर है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, मोशन के अगेंस्ट में लग रहा होगा, तो उसकी वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो क्या समझ में आया? द लॉस ऑफ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to conservation of energy, loss of potential energy due to height, loss of potential energy when the body roll down is equal to gain in kinetic energy। ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये mgh के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो होगा काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऐसे कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का मिलके इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे mgh ये रहेगा, ये हाफ m v स्क्वायर होगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ऊपर लिखते हैं तो क्वेश्चन को मिटा लेते हैं यहाँ से। ये mgh तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हाफ, और ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फीयर का, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने कोई बॉडी को मेंशन नहीं किया है तो हम लोग जनरल लेते हैं। वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो होता है एम के स्क्वायर इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या होता है, ये होगा हाफ एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आई होगा ओमेगा, और ये वेलोसिटी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी के टर्म में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा v होता है आर ओमेगा होता है, ओमेगा को लिखेंगे v अपॉन आर। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ ले लिया, इस पर स्क्वायर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग mgh हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, इस वी को इसके करीब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
ये m को कॉमन ले लेते हैं तो इस m से कैंसिल हो जाएगा, इस m को कॉमन लेंगे तो इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा GH इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर k स्क्वायर अपन r स्क्वायर। ठीक, हमें वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो क्या है कि यहाँ हाफ v स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं हम लोग, तो यह है GH इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, ये हाफ v स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 1 ले लेंगे, वहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूले को हटा लेते हैं। हाफ वी स्क्वायर, ये v को हाफ v को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचे k स्क्वायर अपन r स्क्वायर, तो ये हम लोग k स्क्वायर अपन r स्क्वायर, ये 2 को इधर कर लेते हैं तो ये 2GH v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपन r स्क्वायर, ये हम लोग v स्क्वायर को रख लेते हैं, इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH 1 प्लस k स्क्वायर अपन r स्क्वायर। ये v का हो गया, हम लोग v को स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो क्या समझ में है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाकर ये हम लोग रूट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया v का वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कोई भी बॉडी जब ऊपर से रोल करके नीचे आएगा तो कितना वेलोसिटी हो गया नीचे की तरफ, वो हम लोग को ये फार्मूला से निकालेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है वेलोसिटी निकालने के लिए। कोई भी बॉडी अगर रोल कराते यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो k है सिर्फ k का वैल्यू हमें डालना है, k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के हम लोगों ने बहुत सारे फिगर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला है, बताया भी हमने। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया जनरल, किसी भी बॉडी को रोल करिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है एक रिंग है, एक सिलेंडर का डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है और एक हमारा सॉलिड स्फीयर है। इन तीनों में से वेलोसिटी चेक करना है कि किसके सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी बॉटम पे पहुंचने पे। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालने जा रहे हैं। सिर्फ बदलना क्या है, रिप्लेस करना के को, रेडियस ऑफ गायरेशन के वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको निकालने जा रहा हूँ। कितनी बार समझ में आ रहा है, समझ में सबको नोट करते रहिए और अगर डाउट है तो पूछते रहिएगा। ठीक है, फॉर रिंग के लिए लेते हैं, ये जो होता है m, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी लिया गया है, यहाँ पे जो बॉडी जब रोल करके नीचे आता है तो इसमें मास नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, यानी इसमें से चाहे कोई छोटा मास हो बड़ा मास हो, सभी का वेलोसिटी सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेलोसिटी उतना ही आएगा। अगर उस शेप का है तो मान लो अगर स्फीयर है, छोटा स्फीयर हो बड़ा स्फीयर हो, उससे बड़ा स्फीयर हो, उसकी वेलोसिटी उतनी ही आएगी, क्योंकि उस पर मास पे नहीं डिपेंड करता है, वो रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का तो आर पे होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आइए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नोट में लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, द वेलोसिटी does not depend upon, depends upon mass of the rolling body, mass of the rolling body। ठीक है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबके लिए वेलोसिटी सेम आएगा अगर एक शेप का है तो। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब हम लोग रिंग के लिए लेते हैं, तो रिंग के लिए क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म लिखेंगे mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है ना, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर होता है,
और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर था, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर डालेंगे तो क्या होगा, तो वी जो आएगा, वी फॉर रिंग, रिंग के लिए क्या आएगा, 2gh 1 प्लस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये हम लोग के की जगह पे आर स्क्वायर डालें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, तो √gh। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिंग जो आएगा यहाँ पे √gh। ये हाइट कितनी है, इस हाइट से आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से बताया क्या कि हम लोग सॉलिड सिलेंडर का निकालते हैं, फॉर सॉलिड सिलेंडर। ठीक, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का होता है ना, रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। अब हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी फॉर सिलेंडर क्या आ जाएगा, ये 2gh 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल रूट। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, 3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2gh ये अपॉन 3/2 आ जाएगा रूट में, और इसका रेसिप्रोकल तो 2 ऊपर चला जाता 4, तो 4/3gh ये हमारा आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एट द बॉटम। यहाँ पे वेलोसिटी कितना जगह अगर सिलेंडर लेंगे तो 4/3gh के बराबर है। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे फॉर स्फीयर, ठीक है, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, स्फीयर में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर, वहाँ पे डालते हैं तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, 2gh 1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 को यहाँ लेंगे, एलसीएम लेके 5 + 2 7/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2gh 7/5 रूट में, 5 ऊपर चला जाएगा तो 10/7gh। ठीक, इन 3 बॉडी का हमें कंपेयर करके बताना किसकी ज़्यादा वेलोसिटी है। तो देखो ये तो A1gh है, A1 है, यहाँ पे 4/3 तो ये आएगा 1.3, 4/3 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके लेते हैं तो 1.3 आ जाएगा, और 10/7 अगर लेते हैं तो 1.4 होगा। 10 को अगर 7 से कर तो 7 से एक बार आ जाएगा, और फिर 3 बचेगा 30, फिर 7 से करेंगे 7 3 7 4 28, 1.4। तो यहाँ पे जो है ये 1.4 होगा, ये 1.3 होगा, ये 1 है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी का वैल्यू जो आता है स्फीयर का आता है। ठीक है, तो जब इसको यहाँ से एक बॉडी को रोल करते हैं किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी बॉडी को रोल करेंगे तो उसका जो वेलोसिटी होगा ये 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है। इन तीनों में, रिंग में, सिलेंडर में और स्फीयर में लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा वो स्फीयर का होगा। The speed at bottom of an inclined plane, of an inclined plane is maximum in sphere। स्फीयर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा। और भी अगर कोई दूसरी बॉडी लेना चाहे तो उसे ले सकते हैं, जैसे डिस्क होता है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, जैसे सेंट्रल एक्सिस के अलोंग लेंगे तो उसका होता है हाफ एम आर स्क्वायर, उसमें भी होता है। अगर डिस्क का लेना चाहता तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ना हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे डिस्क का भी लिख देता हूँ, फॉर डिस्क। ठीक है, डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे के डालेंगे तो हाफ, यहाँ पे डाला था हम लोगों ने, ये हाफ का यूज़ किया था, तो 4/3, इसके लिए भी 4/3 आ जाएगा। फॉर डिस्क वेलोसिटी फॉर डिस्क 4/3 GH, ये वाला वैल्यू आ जाएगा इसके लिए, ये डिस्क के लिए। यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर था, यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ना एम के स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर का है, तो के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन का जो वैल्यू आएगा स्क्वायर का, हाफ आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे डालेंगे 4/3 के हिसाब से आ जाएगा। तो क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद करके रखना है कि जब भी किसी बॉडी को रोटेट करेंगे तो कितना वेलोसिटी होगा, ठीक। और ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये भी याद रखना है। साथ ही इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, तो जैसे हाइट पूछ सकता है, अगर वेलोसिटी दे दिया कि यहाँ पहुँचने के बाद वेलोसिटी इतनी है, तो इसमें देखो 2g, ये g तो कांस्टेंट होता है, ये h है, और किसी बॉडी का जो फिगर होता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जब वैल्यू डालते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे इस तरह का एक नंबर आ जाता है, ये इस तरह का एक नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। तो ये GH ही मेन है, GH मेन है, यानी कि इसमें 2GH1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के स्क्वायर आर के टर्म में आएगा तो आर आर कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो सिर्फ GH यहाँ पर रहेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, या वेलोसिटी दिया हो तो हाइट भी निकाल सकते हैं हम लोग कि कितने हाइट से इस बॉडी को रोल किया गया है, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसी को देखो, रिंग में अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम दे रखा ना GH के बराबर है, अगर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हो तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जी तो हमें पता ही है 9.8 यूज़ कर लेंगे, 10 यूज़ कर लेंगे इजी के लिए। इसी तरह से इसमें सिलेंडर में या स्फीयर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में, बहुत अच्छा सवाल है ये, नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। ये एक अगला क्वेश्चन दे रखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ क्या है ये। A solid cylinder of radius 4 centimeter and mass 250 gram rolls down an inclined plane 1 in 10. Calculate the acceleration and total energy of the cylinder after 5 seconds. ठीक है, एक सिलेंडर है, एक इंक्लाइन प्लेन पे वो रोल कर रहा है, और उसका जो मास है 250 ग्राम है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। कितना होगा उसका एक्सेलरेशन, एक तो निकालना है, और कितना होगा उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बताना है। तो इंक्लाइन प्लेन पे जब भी कभी कोई बॉडी रोल करता है तो उसका एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला है और एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था हम लोगों ने। मैं ज़रा सा यहाँ फिगर बनाता हूँ ऐसे दिखाने के लिए कि जैसे मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इस पे कोई बॉडी जो है रोल कर रहा, हमारा एक बॉडी हम रोल करा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक। ये हमारा एक फिगर हमने दे दिया, ये सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो इसमें जो है दो चीज़ें हैं, रोल कर रहा है, इसमें जो है इंक्लाइन प्लेन का ये 1 in 10 है। 1 in 10 का क्या मतलब हुआ कि 1 का मतलब होता है कि पहला जो नंबर होता है वो परपेंडिकुलर होता है 1, और हाइपोटेन्यूज 10 है, ये हाइपोटेन्यूज 10 था। 1 in 10 का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो है 1 है और हाइपोटेन्यूज 10 है, इस फिगर का त्रिभाषण में। अब क्या दे रखा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। मास जो दे रखा है इसका 250 ग्राम, ठीक है। इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.25 केजी कर लेते हैं। रेडियस दे रखा है इसका, रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कर दिया, ठीक। 1 in 10 का मतलब ये तो हमने फिगर में दिखा दिया, 1 परपेंडिकुलर है, 10 हाइपोटेन्यूज है। अब क्या बताया कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है इंक्लाइन प्लेन के लिए g sin थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन। इंक्लाइन प्लेन पे जब भी कभी किसी बॉडी को रोल करते हैं हम लोग नीचे की तरफ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I
अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो है ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आई का जो वैल्यू होता है हाफ एम आर स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ है ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 को उल्टेंगे तो 2/3 जी साइन थीटा। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका। कितनी बात समझ में? लेकिन हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए इसका, तो 2/3 जी का वैल्यू तो हमें पता ही है 9.8, हम लोग 10 ले सकते हैं। और साइन थीटा का वैल्यू जो है ना 1, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 10। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 2/3, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और साइन परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 10 ले लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। वैसे इसका जो फॉर्मूला आएगा ये इतना आ जाएगा सिलेंडर के लिए। वैल्यू दे रखा था तो हमने वैल्यू डाल के इसको निकाल दिया। कितनी बात सुन भाई? तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3, या 0.66 भी आ सकता है, 0.66। आगे चलते हैं, या उसके बाद जो पहला जो पार्ट पूछा ये तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन का। दूसरा काइनेटिक एनर्जी पूछा है, लेकिन क्या ये दे रखा 5 सेकंड के बाद। तो जब ये रोल करेगा तो यहाँ जब इनिशियली जो होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और 5 सेकंड के बाद समवेयर हियर कहीं पे इधर बीच में होगा, तो यहाँ पे इसके फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को यूज़ करके हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड निकालते हैं। ठीक है, इस बॉडी का जो वेलोसिटी है 5 सेकंड बाद कितना होगा, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड यहाँ पे लेते हैं हम लोग, velocity of body after 5 seconds. Final velocity is equal to u plus at। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a एक्सेलरेशन ये 2/3 आ गया, और टाइम कितना लिया गया हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये 10/3 आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ये कितनी बात सुन भाई? यानी जब 5 सेकेंड वो रोल करता हुआ आएगा तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी गेन करेगा वो 10/3 वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं टोटल एनर्जी। यहाँ पे नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा, क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ। ठीक है ना, और फिर टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो बॉडी रोल करके आएगा तो इसके पास दोनों एनर्जी होगा, ट्रांसलेटरी एनर्जी भी होगा और रोटेटरी एनर्जी भी होगा, उन दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v ले रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी में चेंज कर देंगे, और सिलेंडर के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम चेंज करके दिखाते हैं क्या है ये। ठीक है, इसे मिटाते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी होगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हाफ, ये जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो है 1/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, और ये v/r का स्क्वायर। ठीक है ना, ये ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा को हटा के v/r स्क्वायर कर दिया, ये 1/2 mv स्क्वायर, ये 1/4 mr स्क्वायर, और ये v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/2 mv स्क्वायर, ये 1/4 mv स्क्वायर।
इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये 2mv² प्लस mv², ये आ जाएगा 3mv²/4। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर होगा? 3mv², 3/4mv²। ठीक, तो सिलेंडर में टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/4mv² के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग दूसरे का भी निकाल सकते हैं। हम लोग जैसे डिस्क का निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देंगे, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से स्फीयर का अगर निकालना है तो स्फीयर का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमारा जनरल टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, सिलेंडर का जनरल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ से जो वैल्यू दे रखा वो डाल देते हैं। तो क्या क्या वैल्यू दे रखा है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4, ये तो ऐसे ही रहेगा। मास दे रखा है यहाँ 0.25 kg में, और वेलोसिटी आया 10/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा। ये जो डेसिमल हटाएंगे तो 1/4 लिख सकते हैं, तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 100/9। ठीक है, इससे 4 से काट दो 25 आ जाएगा ये, और ये 3 से काट दो 3 आ जाएगा ये। अब कैंसिलिंग होगा तो ये आएगा 25 ऊपर आ जाएगा, 25/4 3 जा 12, 25/12 जूल। इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 2.01 ले लेते हैं, जूल के आसपास आ जाएगा 2.01 जूल, या लगभग 2 जूल के बराबर होगा। ये लगभग 2 जूल के पास एनर्जी होगा। लेकिन हमारा जो एनर्जी है, ये वाला फार्मूला याद रखिए। ठीक है ना, ये वाला फार्मूला हमारे याद रखिए, इससे हम लोग निकाल सकते हैं आगे। सिलेंडर के लिए अगर हमारा स्फीयर हुआ तो यहाँ पे वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2/5 mr² लिखेंगे। ठीक, अगर मान लो हमारा रिंग हुआ तो mr² लिखेंगे। यहाँ पे डिस्क हुआ तो 1/2 mr² लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा और ये वैल्यू बदलता रहेगा। लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा हमारा इस क्वेश्चन में हमने क्यों करा है इसको? इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये 1/10, 1 in 10 जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो जो पहला नंबर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, उसको समझने के लिए। और दूसरा ये कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बॉटम तक पहुँचता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, v=2gh/1 + k²/r² होल रूट। वो वाला तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था जब बॉडी यहाँ आएगा तब। लेकिन अगर बीच में कहीं पे रहेगा तो उस वक्त की पहली वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसको वेलोसिटी हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन जो वाला किया था हम लोगों ने, उससे हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन का इंक्लाइन प्लेन पर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, g/1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/mr²। ठीक है, तो वो ए का फॉर्मूला है। मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन एक बार निकाल लेंगे तो हर जगह एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, और उसके हेल्प से ये एक्सेलरेशन सेम था 2/3 हम लोगों ने यहाँ निकाला था। उससे हम लोगों ने हेल्प से वेलोसिटी निकाली कि 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था तब। ठीक, और उस तरह से ये तो ये दो चीज़ें थी कि 5 सेकंड के बाद या 6 सेकंड के बाद या 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हुई कैसे निकालेंगे, और 1 in 10 का क्या मतलब हुआ। बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया नोट कर ले इसे, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नोट करते हैं इसको, पहले मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और ये थर्ड को मतलब अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये? अ सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर इज रोल्ड डाउन on inclined plane at an angle of 45 degree with the horizontal. Calculate acceleration with which the cylinder rolls down, force of friction, and third, the minimum value of static friction so that the cylinder does not slip while rolling down the plane. कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। इस पे जो है एक सिलेंडर को रोल करते हैं। सिलेंडर
ज़्यादातर टाइम में हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेंडर को हम लोग रोल करते हैं, हम लोग इस तरह से करा रहे हैं। अब हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कोई भी बॉडी रोल कराए उसका एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास है, सिर्फ उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डालना है। तो ये हम इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद आ जाए। जैसे रोल कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आया है कि एक 5 kg का सिलेंडर है, उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, उसको इंक्लाइन प्लेन से रोल करा रहे हैं, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है। तो बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन तो हर जगह बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन बताना कितना होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसके मोशन के अपोजिट में लग रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, और ये बताना कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए मिनिमम, कि ये जो बॉडी है सिलेंडर है ये स्लिप ना करे। क्या देखा गया है मैं अभी बताऊंगा कि अगर फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है तो बॉडी स्लिप करना चाहिए। जैसे कोई हम लोग चलते हैं तो जहाँ पे रफनेस होता फ्रिक्शन होता तो हम लोग आसानी से चल लेते हैं, लेकिन अगर रफनेस कम हो स्लिपरी जगह हो तो स्लिप कर जाएंगे हम लोग, फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्लिप कर जाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई बॉडी को रोल करना है, स्लिप नहीं करना है, तो रोल करने के लिए मिनिमम कम से कम इतना फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर उतना होगा तभी तो वो रोल करेगा, ठीक है। उससे कम होगा तो वो स्लिप करने लगेगा। तो कम से कम कितना मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए कि वो रोल करे, स्लिप ना करे। ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट में करता हूँ मैं, ठीक। तो इसमें सोल्यूशन में क्या दे रखा, मास तो दे रखा है, ये हम लोग लिख देते हैं। मास जो है ना 5 kg का है ये, और रेडियस जो है ना 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो गया। और थीटा जो वैल्यू दे रखा हमारा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री, ठीक। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं, ये एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहले पार्ट में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, याद तो है आपको, ये कोई भी बॉडी को रोल करें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mr²। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सिलेंडर आए तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका सब कुछ हम लोग कर चुके हैं सिलेंडर का, ये हम फिर से कर लेते हैं 1/2 mr², ठीक है ना। ये mr² अपॉन mr², यहाँ से mr² कैंसिल होगा, 2/, ये 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, उलट देंगे तो 2/3 g sin थीटा हमारा आ जाएगा। कितनी बात सुने, ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया, ये तो हम पहले भी किया था 2/3 g sin थीटा। अब इसमें जो जो वैल्यू जानते दे रखा वो डाल लेते हैं। ये 2/3 है, g का वैल्यू हम लोग चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 10 यूज़ कर दे, ठीक है 10 यूज़ कर लेते हैं। और साइन 45 का वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, एंगल जो है ना 45 है ये। अब 45 साइन 45 का वैल्यू जानते हैं, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है याद है आप लोगों को, 1/√2, ठीक है ना। सही, बिल्कुल सही बताया, 10 और ये 1/√2 आ जाता है, ठीक। इस 1/√2 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, 2/√2 लेंगे तो ये 2 को 2 दफ़ा √2 में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये एक कैंसिल हो जाता है इस तरह से, तो एक √2 बच गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 10√2/3। कितनी बात सुनिए, √2 का जो वैल्यू होता है याद है आप लोगों को 1.42 आता है अपॉन 3। तो ये हम लोग 10 से मल्टीप्लाई 14.2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 14.2/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 3 4 12, ठीक है, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 3 ये इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। आंसर कुछ में भी दे सकता है, इस तरह से भी दिया रहेगा आंसर 20/3√2, इस तरह से भी हो सकता है, ये कैंसिल करके हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, किसी तरह से हो सकता है ये आंसर। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, ये वैल्यू होता है हमारा सिलेंडर का 2/3 g sin थीटा, ठीक। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेने जा रहे हैं।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि जब बॉडी ये नीचे की तरफ रोल करके आ रहा होगा इस तरह से, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। जब रोल करके बॉडी आता है, कोई भी बॉडी रोल करके आता है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन के अगेंस्ट में काम करता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना है सेकेंड पार्ट में। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, नोट कर लिए, मिटा दे इसे। इसे क्वेश्चन को पहले ऊपर से मिटा देता हूँ, सेकेंड पार्ट को वहां करता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये जो इंक्लाइन बॉडी है, तो इसका जो हम लोग मास के रेस्पेक्ट में निकालते थे ना, तो ये हमारा आता था mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये जो नेट फोर्स था हमारा, इसको हम लोग नेट फोर्स को हम लोग एम ए कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो इसका मास का जो कंपोनेंट बनाते थे, तो परपेंडिकुलर तो एम जी कॉस थीटा होता है, इंक्लाइन प्लेन पे साइन थीटा होता है। तो ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन पे जो था, ये एम जी साइन थीटा होता था, फोर्स जो डाउनवर्ड लगता था, फ्रिक्शन इसका, तो डिफरेंस निकालने के बाद ये आता था हमारा, ठीक है ना, एम ए। इस फ्रिक्शनल फोर्स को इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए का जो वैल्यू था हमारा सिलेंडर का, ये वैल्यू है ए का, जो वैल्यू है सिलेंडर का, यहाँ डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एम जी साइन थीटा आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, और ये आ जाता हमारा एम जी साइन थीटा, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2/3, ठीक है। तो इसमें यहाँ एलसीएम 3 - 2 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 एम जी साइन थीटा। तो ये जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, सिलेंडर के टर्म में अगर लेते हैं, सिलेंडर को रोल कराते हैं, तो 1/3 एम जी साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये तो रिलेशन आ गया हमारा, ये तो रिलेशन याद रखना ही देना। अब इसको हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, तो 1/3 मास सिलेंडर कितना है, ये 5 kg का है, तो ये 5 kg डाल देते हैं। जी का हम लोग 10 यूज कर रहे हैं, और साइन 45 का वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 50/3 आ जाएगा, 50/3 और ये 1/√2, ठीक है ना। √2 को रेशनलाइज करते हैं, √2 से ऊपर भी √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 50√2/3 × 2, ये रेशनलाइज कर दिया √2 को, 2 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, 25√2/3 आ गया। ये √2 का वैल्यू डाल देंगे, 1.42 हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे यूज़ किया है, 1.42 डाल के और फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये न्यूटन में यूनिट आ जाएगा इसका। ये हो गया सेकेंड पार्ट, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेशन ये आया था 1/3, ये मेन चीज़ है 1/3। जैसे एक्सेलरेशन का, सिलेंडर में जो एक्सेलरेशन है 2/3 जी साइन थीटा है, इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स जो 1/3 एम जी साइन थीटा हो गया। कितनी बात सुन में। अब आगे क्या बताया कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कम से कम एक चीज़ ये है कि जब भी कभी कोई बॉडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जब भी कभी किसी बॉडी को हम लोग इंक्लाइन प्लेन से रोल कराते हैं, तो उसका फ्रिक्शनल सरफेस होना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर वो उतना होगा तब तो बॉडी रूल करेगा, चाहे वो सिलेंडर हो, स्फीयर हो, रिंग हो, रूल करेगा। और अगर वो मिनिमम वैल्यू से कम आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम आ जाएगा, तो वो बॉडी ना रोल नहीं करेगा, वो स्लिप करने लगेगा। तो एक मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, कितना ज़रूरत है इस केस में, उसके लिए निकालने जा रहे हैं हम लोग मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं फर्स्ट वाला। यहाँ पे जो हम लोगों ने एक वेट होता है m × g,
उसका एक कंपोनेंट तो इधर बनाते हैं, एक कंपोनेंट इधर बनाते हैं, और ये होता है mg cos थीटा, और ये इसके अपोजिट पे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्यों क्या हो दे रखा है इसमें थर्ड पार्ट के लिए मिनिमम स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ये होता है, और ये होता फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका वैल्यू होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, देखिए वहाँ पे है 1/3 mg sin थीटा, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वहाँ निकला हुआ है। और नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, ये mg cos थीटा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस बात को पूरा एक्सप्लेन किया है। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos tan आ जाएगा, तो 1/3 tan थीटा। तो ये मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कम से कम कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी जो है ना नहीं करे, रोल करे, स्लिप नहीं करे। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल ले इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या दे रखा वैल्यू, ये तो 1/3 है ही है, और tan थीटा का जो वैल्यू है ना 45 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 45 है। tan 45 का वैल्यू याद है, किसी को याद है बताइए? ये tan 45 का वैल्यू जो है ना 1 आता है, तो ये 1/3 या फिर 0.33 इतना हमारा मिनिमम वैल्यू होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। कहाँ तक समझ में आया? आ रहा है सब समझ में? ये थे कुछ सवाल जो बहुत ही अच्छे सवाल थे, और काफ़ी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। रोलिंग डाउन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, अगर कोई बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रोल कराते हैं तो फिर एक्सेलरेशन है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, इन सब चीज़ों का रिलेशन हम लोगों ने इसमें डिराइव किया है। ठीक, वेलोसिटी का कितना वेलोसिटी होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, और कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू होगा, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होगा, इन सब चीज़ों का निकाला है। ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको इसके बेस पे हम लोग प्रैक्टिस शीट देंगे, आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है ना, तब आपको जब प्रैक्टिस करना होगा तो उस वक्त हम लोग शीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, या इसी लेक्चर के पीछे जो ना इस चैप्टर के पीछे प्रैक्टिस शीट अटैच हो जाएगा, आप उसमें से जाके देख सकते हैं प्रैक्टिस शीट टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक से प्रैक्टिस शीट दे रखा है, तो वो अलग अलग टॉपिक है, उसी टॉपिक के हिसाब से आप प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस करिएगा उसमें से देख देख के। ठीक है, ये आज ही पे रन देते हैं, कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास में। ओके।